बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म में आपको निफ्टी से ऑलमोस्ट 12 से लेकर 15% का रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड, लेट मी ऑनेस्ट, मुझे सच सच बताना, अगर आपने पिछले एक साल यानी सितंबर 24 से लेकर अगस्त 25 तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हो तो आप अपने पोर्टफोलियो देख के खुश हो रहे हैं कि एटलीस्ट मैंने कम से कम इन्वेस्ट करना तो स्टार्ट किया, या जो मेरे इन्वेस्टिंग का पहला स्टेप्स है वो तो लिया, मेरे लिए जो रिटर्न्स हैं वो लीस्ट बॉदर है, या अपने पोर्टफोलियो को दुखी हो रहे होंगे क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर में जो निफ्टी के रिटर्न रहे ऑलमोस्ट 0% रहे हैं, वो नेगेटिव में रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि कम से कम अगर मैं मम्मी पापा की बात मान लेता कि जो कहते हैं ना मम्मी पापा के जो फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है वो दैट विल बी एफडी। अगर मैं ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर में अगर एफडी में इन्वेस्ट करता कम से कम मुझे 6 से लेकर 8% के तो रिटर्न मिलते। पर कहानी इतनी सिंपल नहीं है। जो 2024 में निफ्टी ने ऑलमोस्ट 59 टाइम्स नया हाई क्रिएट किया, मतलब हर बार एक नया हाई फिर एक बार नया लो, हर बार एक नया हाई फिर एक बार नया लो। फिर भी रिटेल इन्वेस्टर जो मेरे जैसे आप जैसे जो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके जो पोर्टफोलियो हैं वो रेड में है। ऐसा क्यों? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। आज इस वीडियो में हम 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। हम पहले सेक्शन में बात करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर निफ्टी क्या जर्नी रही है। हम दूसरे सेक्शन में बात करेंगे कि ओवर पीरियड ऑफ 1 ईयर म्यूचुअल फंड के क्या रिटर्न रहे हैं हर इंडेक्सेस में। निफ्टी इंडेक्स ने कितने रिटर्न दिए हैं, मिड कैप इंडेक्स ने कितने दिए हैं, और उसमें स्मॉल इंडेक्स के कितने रिटर्न रहे हैं, या कितने % म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट भी नहीं कर पाए हैं। हम तीसरे सेक्शन में बात करेंगे वो ऐसे कौन से मेजर फैक्टर्स थे जिनकी वजह से जो मार्केट है वो एक कंसोलिडेट फेज में घूम रही है, मतलब जो रिटर्न्स है निफ्टी के वो ऑलमोस्ट 0 रहे हैं, नेगेटिव है, वो ऐसे कौन से ऐसे मेजर इंपैक्ट की वजह से ये ऐसी कंडीशन आई है। हम चौथे सेक्शन में बात करेंगे कि इन्वेस्टर के लिए ऐसी सिचुएशन में आगे क्या करना चाहिए, या तो अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट को रिडीम करके और किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट जो सेफ इन्वेस्टमेंट असेट जो फिक्स इनकम जनरेटिंग असेट्स है उनमें मूव करना चाहिए। ये वीडियो ना बहुत ही एक डिटेल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो प्लीज एंड तक देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि ओवर पीरियड ऑफ 1 ईयर निफ्टी की क्या जर्नी रही है। निफ्टी ने साल 2024 में 59 टाइम्स न्यू हाई क्रिएट किया, मतलब हर बार एक नया हाई फिर एक नया लो, हर बार एक नया हाई फिर एक बार नया लो। अगर हम बात करें 25 सितंबर 2024 में निफ्टी ने 26,000 का मार्क ब्रेक किया था। फिर उसके बाद कुछ मार्केट में ऐसे नेगेटिव सेंटीमेंट्स आए या स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यू होने वाली, जिसकी वजह से आपको एक मेजर करेक्शन देखने को मिला फॉर नेक्स्ट अगले 5 महीने तक। निफ्टी ना लगातार हर महीने रेड में क्लोज रहा। ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर में निफ्टी के जो रिटर्न थे वो ऑलमोस्ट 0 रहे या नेगेटिव देखने को मिले। मार्केट ना एक साल से एक कंसोलिडेट फेज में घूम रहा है, मतलब एक रेंज में घूम रहा है 1000 पॉइंट से लेकर 1500 पॉइंट तक। वो ना ही ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है ना नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है। 1996 में निफ्टी ने अपने नाम एक नया हाई रिकॉर्ड क्रिएट किया। फ्रॉम अक्टूबर 24 से लेकर फरवरी 2025 तक निफ्टी ऑलमोस्ट लगातार 5 महीने तक रेड में क्लोज रही। ये 1996 के बाद ये दूसरा बार है, क्योंकि 1996 में भी लगातार 8 महीने तक निफ्टी क्लोज में रेड में क्लोज हुई थी। अब जो भी अक्टूबर 24 से लेकर फरवरी 25 तक निफ्टी ऑलमोस्ट लगातार 5 महीने तक रेड में क्लोज रही। इस दौरान निफ्टी ने ऑलमोस्ट अपनी वैल्यू 14% तक लूज कर दी थी। इस करेक्शन को इतना बड़ा करेक्शन माना जा रहा था कि जो निफ्टी है ऑलमोस्ट 15% तक करेक्ट हो चुका था, वहीं जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स है ऑलमोस्ट 15 से लेकर 18% तक करेक्ट हो चुके। इस करेक्शन को इतना बड़ा माना जा रहा था कि जो बड़े बड़े बिग बुल इन्वेस्टर है उनके पोर्टफोलियो भी रेड में आ चुके थे। जो जूनियर वाला फैमिली है वो ऑलमोस्ट अपने पोर्टफोलियो को 12% तक लूज कर चुके थे। वही जो राकेश बंसाली वो अपने पोर्टफोलियो को 18% तक लूज कर चुके थे, मतलब जो अपनी पोर्टफोलियो की वैल्यू थी वो 18% तक लूज कर चुके थे। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड कि एक साल में क्या जर्नी रही। इस करेक्शन को इतना बड़ा माना जा रहा था, जो निफ्टी इंडेक्स है ना ऑलमोस्ट 15% तक करेक्ट हो चुका था, वहीं जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 15% से लेकर 18% तक करेक्ट हो चुके थे। ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर जितने भी लार्ज कैप फंड्स हैं वो ऑलमोस्ट सभी ने नेगेटिव रिटर्न दिया। वहीं एक साल की बात करें तो 60% जो इक्विटी म्यूचुअल फंड थे उनके रिटर्न्स नेगेटिव रहे ऑन लमसम बेसिस पे। और वहीं हम बात करें कि जो एक साल की सिप इन्वेस्टमेंट है उसमें से 15% म्यूचुअल फंड ने 10% तक का नेगेटिव रिटर्न दिया आउट ऑफ 277 म्यूचुअल फंड। उसमें से सबसे टॉप पे आता है सैमको फ्लेक्सी कैप फंड, एंड उसके बाद आते हैं क्वांट फंड हाउस के 2 म्यूचुअल फंड। उसमें एक आता है मल्टी कैप फंड एंड मिड कैप फंड। आप चाहे किसी भी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को उठा के देखो, उसमें ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आपको लॉस ही देखने को मिलेगा। एज पर वैल्यू रिसर्च कहती है जो लार्ज कैप जो इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट 2% तक के लॉस में ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। वहीं जो हमारा मिड कैप इंडेक्स है वो 2.11% और जो स्मॉल कैप इंडेक्स वो ऑलमोस्ट 6% तक के लॉस में ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर ऑफ इन्वेस्टिंग।
मतलब ये हुआ कि एक साल बाद जब आपने अपने पोर्टफोलियो को देखा और आपने स्मॉल कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट किया तो आपके 6% तक का लॉस देखने को मिला ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब आपके दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा होता, अगर मैं अपने मम्मी पापा की दी हुई एडवाइस को मान लेता, जो उनकी एक फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ना एफडी, अगर मैं उसमें इन्वेस्ट करता होता, जो मेरे पोर्टफोलियो में 6% तक का लॉस देखने को मिल रहा है वहीं आपको 6 से लेकर 7% का फिक्स इन रिटर्न देखने को मिल जाता है अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। अब हम तीसरे सेक्शन में बात करते हैं ऐसे कौन से रीजन थे जिसकी वजह से जो मार्केट ना एक साल से कंसोलिडेट फेज में घूम रही है, ना ही वो ऊपर टॉप की तरफ ब्रेकआउट दे रही है ना नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रही है। उसमें सबसे बड़ा कंसर्न है मार्केट की ओवर वैल्यूएशन। कोरोना के बाद ना मार्केट ने अंधाधुंध ताबड़तोड़ रिटर्न दिए जिसमें बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर आए हैं, रिटेल इन्वेस्टर ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, प्रॉफिट जनरेट किया है। अब हर किसी के रिटेल इन्वेस्टर के मुंह पे ना सिर्फ स्टॉक मार्केट ना उन्हें एक ऐसी मशीन लग रही है कि पैसे डालो और प्रॉफिट लेके निकल जाओ। जो बहुत सारी कंपनीज के जो स्टॉक्स है ना बहुत ही हाई पी पे ट्रेड कर रहे हैं, मतलब जो उनकी जो अर्निंग्स है वो स्टॉक की प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर रहे। उसके साथ ही साथ जो कंपनी के Q3 के रिजल्ट थे वो बहुत ही वीक देखने को मिले। इसमें दूसरा सबसे बड़ा रीजन है रुपये का वीकनेस, मतलब जो हमारी ट्रेड डिफिसिट है, जो हम विदेशों से हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम ज्यादा कर रहे हैं एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, जो हम अपनी कंट्री का माल दूसरे को दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा रुपया कमजोर आ रहा है और जो डॉलर की डिमांड है ना वो हाई हो गई है, क्योंकि जो हम माल मंगा रहे हैं उसका हम पेमेंट डॉलर में कर रहे हैं, जो हम इधर से इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम उसका रुपीज में कर रहे हैं। जो ट्रेड डिफिसिट की वजह से ना उसकी डॉलर की डिमांड हाई होने लगी है। उसका सेम एक और दूसरा रीजन है इन्फ्लेशन, मतलब जो हम इंपोर्ट तो डॉलर में कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट हम रुपीज में कर रहे हैं। अब जो ट्रेड डिफिसिट की वजह से ना जो इंपोर्ट की जो हम सेम प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हम ज्यादा पैसे दे रहे हैं इन रुपीज में, वहीं हम सेम प्रोडक्ट को विदेशों से मंगा रहे हैं तो हम उसे यूएसए में पेमेंट करते हैं, यूएस डॉलर में पेमेंट करते हैं। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है इसका एफआईआई की हैवी सेलिंग। ओवर अ पीरियड ऑफ एक साल में एफआईआई ने हैवी सेलिंग की, जिसकी वजह से उधर यूएस गवर्नमेंट ने अपने जो यूएस के बॉन्ड्स हैं उनकी इंटरेस्ट रेट को हाई कर दिया। जब एफआईआई को लगा कि हम इतना रिस्क लेके वही जनरली 8 से लेके 10% का रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, वही यूएस बॉन्ड गवर्नमेंट बॉन्ड ने अपने इंटरेस्ट रेट को भी हाई कर दिया, बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट को भी हाई कर दिया। जो कैपिटल शिफ्टिंग हुई थी फ्रॉम इंडिया से लेके यूएस में, जो मेजर रीजन भी स्टॉक मार्केट क्रैश करने का, जो कैपिटल शिफ्टिंग हुई थी फ्रॉम इंडिया से यूएस ड्यू टू राइजिंग इन यूएस बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट राइज बढ़ने की वजह से। फोर्थ वन एंड मेन इंपोर्टेंट, आप तो जानते हैं ट्रम्प चाचा वो हमारा टैरिफ खेल रहे हैं, आप इतने परसेंट का कभी ये परसेंट का टैरिफ लगा दिया, फिर एडिशनली इतने परसेंट का टैरिफ लगा दिया। जो ट्रम्प चाचा टैरिफ खेल रहे हैं जिसकी वजह से एक ग्लोबल ना ट्रेड वॉर की अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है, जिसकी वजह से हमारी जो स्टॉक मार्केट ना एक साल एक कंसोलिडेट फेज में मूव कर रही है, वो ना तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रही है ना नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर रही है। अब हम फोर्थ सेक्शन में बात करेंगे कि इन्वेस्टर के लिए एज ए इन्वेस्टर उनके लिए क्या एक्शन प्लान होना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि डोंट पैनिक, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म में आपको निफ्टी से ऑलमोस्ट 12 से लेकर 15% का रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। कुछ एक शॉर्ट टर्म में एक ऐसी न्यूज आते हैं जिसकी वजह से मार्केट के सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं रहते या मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं आते। कोई आरबीआई की तरफ से एक ऐसी पॉलिसी आती है जिसके मार्केट के मूड को खराब कर दिया, ग्लोबल ट्रेड वॉर हो सकता है, या जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो ऊपर ज्यादा नीचे हो रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट ना शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल हो सकती है, 5 से 10% का लॉस देखने को मिल जाता है। अगर आपको ये ऐसी न्यूज आती है या ट्रम्प चाचा एक हैवी टैरिफ इंपोज कर देते हो जिसकी वजह से आपको एक शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी देखने को मिले, पर इन द लॉन्ग रन में आपको 12 से लेकर 15% का रिटर्न देखने को मिल जाए। सेकंड ऑप्शन कंटिन्यू और इन्वेस्टमेंट। जब आप मार्केट टॉप पे होगी तो आप अगर सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो आपको कम एनएवी मिलेगी। जब मार्केट क्रैश करती आएगी तो वहीं जो आपकी एनएवी की वैल्यू गिरती जाएगी, मतलब सेम अमाउंट से आपको ज्यादा ड्यूरिंग मार्केट क्रैश में आपको ज्यादा एनएवी मिलेंगी। मतलब आप एनएवी को अपना एवरेज आउट कर सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे और आपके पास जो एनएवी वो एवरेज आउट होती जाएंगे, मतलब एक एवरेज कॉस्ट होती जाएगी। एंड थर्ड वन आप कर सकते हो डाइवर्सिफाई और इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट असेट्स। मतलब आप किसी एक इन्वेस्टमेंट असेट क्लास में हेवीली इन्वेस्ट मत कीजिए, आप अपनी एज के अकॉर्डिंग पैसों को इन्वेस्ट कीजिए। एक 100 - X रूल का एक फेमस रूल
अपना सकते हो कि आप जितनी एज 100 में से माइनस कीजिए। अगर आप सपोज करो आपकी एज 25 के आप इन्वेस्ट हो, 100 माइनस 25 की 75%, मतलब 75% आप अपना पैसा इक्विटीज में रख सकते हो, और साथ ही साथ जो 25% वो आप डेट में रख सकते हो, या उससे एक इमरजेंसी फंड मतलब लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, या इनकेस एनी इमरजेंसी आती है क्रैश की तो आप वहाँ से अपना पैसा मूव कर सकते हो इक्विटी में। अगर आपको देखना चाहते हो अपने पैसे गोल्ड में भी रख सकते हो। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कि कैसे गोल्ड ने ओवर अ पीरियड ऑफ 5 डिकेड्स कैसे गोल्ड ने निफ्टी को बीट किया है। फ्रॉम गोल्ड ने ओवर अ पीरियड ऑफ 5 डिकेड्स मतलब 13% का CAGR दिया, वहीं निफ्टी का CAGR 12% करा। अगर आप जाके इस वीडियो को देखना, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। फोर्थ ऑप्शन है स्टे फॉर लॉन्ग टर्म। एक क्रिसिल की एक रिपोर्ट कहती है अगर आप 1 साल के लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हो तो आपके 25% चांस है आपको नेगेटिव रिटर्न मिलेंगे। वहीं आप 1 साल के बजाय 2 साल कर देते हो तो आपके ये जो 25% चांस है नेगेटिव रिटर्न के वो कम हो जाते हैं, दैट विल बी 17%। वहीं आप 3 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्ट करते हो आपके मतलब 80% चांस होंगे आपको नेगेटिव रिटर्न मिलेंगे, वहीं 92% चांस होंगे आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेंगे। इसलिए कहते हैं ना स्टे फॉर इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप 5 साल तक अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को कंटिन्यू करते हो तो 5 साल बाद 0% चांस होंगे आपको नेगेटिव रिटर्न मिलेंगे। वहीं एक ET मनी की एक रिपोर्ट कहती है कि जो मोस्टली 50% जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है दैट विल रिडीम विद इन 1 ईयर। मतलब 1 साल के अंतराल में जो 50% जो आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है वो लोग रिडीम कर लेते हैं, और जो नेक्स्ट जो 2 साल तक ओनली 71% तक लोग अपनी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर लेते हैं। ओनली 29% लोग ना 2 साल तक अपनी म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कहते हैं। इसलिए कहते हैं ना स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म।